Assalamualaikum students. I am your physics teacher साकिब इसहाक। तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, टॉपिक 11.9 कार्नट इंजन एंड कार्नट थ्योरम। ओके, थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तकरीबन बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन रिवाइज होता रहता है, बार बार आता है। सो इसको गौर से समझें। तो एक साइंटिस्ट था सऊदी कार्नट, एक इंजीनियर था और मिलिट्री में काम करता था और फ्रेंच फिजिस्ट था सऊदी कार्नट, जिसने क्या किया 1840 में उसने एक इंजन डेवलप किया, एक आइडियल इंजन डेवलप किया। इसे आप थ्योरेटिकल इंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो इंजन है रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम आपको पता है जैसे भी पहले कोई चीज़ बनाते हैं तो आइडियली उस चीज़ को लेके चलते हैं, उसके बाद हम बाकी जो रियल चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये एक आइडियल इंजन है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो रियल लाइफ में इंजन है वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इस इंजन में हम सब फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल लॉसेस एनर्जी की वो कंसीडर नहीं करते। ठीक है, हम इसको एक आइडियल इंजन के तौर पे लेते हैं और जो सब्सटेंस लेते हैं, जो गैस लेते हैं इस इंजन में, वो भी हम आइडियल गैस लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में ये बात अच्छी तरह से ग्रैब कर लें कि ये एक आइडियल इंजन है। आइडियल इंजन में आइडियल गैस हम यूज़ करते हैं और ये वाला इंजन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो सादी कॉर्नेट था, उसने ये इंजन थ्योरेटिकल बनाया, थ्योरेटिकल डेवलप किया। उसने बताया कि ऐसा इंजन हम बना सकते हैं और इस तरह से ये इस प्रोसेसेस के ऊपर काम करते हैं। वो कौन से दो प्रोसेस हैं? ये जो कॉर्नेट इंजन है ये दो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो है आइसोथर्मल और दूसरा है एडियाबैटिक। तो रिकॉल करें आइसोथर्मल प्रोसेस को। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो बच्चों, तो इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होती है। तो वर्क बेशक सिस्टम करता है लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर करता है। जितनी हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट यूटिलाइज होगी वर्क में, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें ना हीट किसी सिस्टम में इंटर हो, ना हीट किसी सिस्टम से लीव करे, उस प्रोसेस को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो एडियाबैटिक प्रोसेस ये हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस ये हो गया। ये इन्हीं दो प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन एक चीज़ आएगी। एक्सपेंशन मीन गैस का एक्सपेंड होना। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन मीन एक्सपेंड होना। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन मीन गैस का कंप्रेस होना। फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन मीन गैस का मज़ीद कंप्रेस होना। ठीक है, तो ये चार टर्म्स यूज़ होंगी। मेन जो टर्म्स हैं वो आइसोथर्मल और फिर एडियाबैटिक, जिनका मैंने शॉर्ट शॉर्ट आपको ओवरव्यू दे दिया है। तो बच्चों देखते हैं कि ये कार्नेट इंजन या कार्नेट इंजन क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इस कार्नेट इंजन को पढ़ने के लिए हमें ये एक प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट इसको प्लेस करना पड़ेगा। देखें बच्चों, यहाँ से देखें, जैसे ही ये लेट्स सपोज ये इंजन है, इंजन का सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस इंजन के सिलेंडर को ये किस जगह पे प्लेस करते हैं जिसमें ये बेस क्या होती है, कंडक्टिंग होती है। मीन यहाँ से हीट फ्लो कर सकती है और हीट फ्लो करके इस सिलेंडर में इंटर हो सकती है। ठीक है, तो ये जितनी हीट यहाँ पे इंटर होगी, इस सारी हीट को वर्क करना पड़ेगा ताकि ये पिस्टन ऊपर मूव करे, क्योंकि प्रोसेस आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं होती। जितनी एनर्जी इंटर होगी, इन एक्सटर्नल एनर्जी, वो सारी की सारी यूटिलाइज होगी वर्क में और ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। मतलब ये है कि गैस जो इसमें पड़ी हुई है
वो जैसे ही हीट उसको मिलेगी वो गैस एक्सपेंड होगी। और कैसे एक्सपेंड होगी? आइसोथर्मली एक्सपेंड होगी, क्योंकि उसका इंटरनल एनर्जी उस गैस की इंक्रीज नहीं होने देनी, क्योंकि यही प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। और साथ एक्सपेंशन है, तो जैसे ही ये गैस इस में पड़ी हुई है सिलेंडर में, इसको हीट क्यों इन हो रही है यहाँ से, और ये सारी की सारी गैस एक्सपेंड होगी। जितनी हीट इस गैस को मिलेगी ये सारी गैस एक्सपेंड होगी और इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवाएगी। जिसका मतलब ये है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस में, लेकिन प्रेशर, आपको पता है एक्सपेंशन हो किसी चीज़ का तो प्रेशर डिक्रीज होता है। तो अगर आप किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो फिर किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे तो एक चीज़ क्लियर है कि गैस एक्सपेंड होगी तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होगा। और चूँकि वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि पहले गैस का इतना सा वॉल्यूम था और ये वॉल्यूम अब इंक्रीज़ होगा और यहाँ पे ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से गैस एक्सपेंड होके तो यहाँ तक पहुँच गई है। इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है लेकिन प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है। तो यही होता है जब कोई गैस एक्सपेंड करती है तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसको अगर हम यहाँ पे ग्राफ में प्लाट करें, तो प्रेशर और वॉल्यूम को इधर प्लाट किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि आइसोथर्मल कर्व जो हमने पढ़ी थी वो ऐसी ही कर्व थी जो इस तरह की कर्व हमने उस ग्राफ में पढ़ी थी, ठीक है, आइसोथर्मल वाले टॉपिक में। और वैसे मैंने अभी भी बता दिया है कि हीट इंटर होगी तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। तो देखिए यहाँ से इधर जा रहे हैं तो प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज़ होता है और ये प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ ज़ीरो से इधर जाएंगे तो ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो यही बात ये कर्व भी बता रही है कि प्रेशर आल्दो डिक्रीज़ हो रहा है, ये एरो देख रहे हैं, और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है इस साइड पे। जैसे यहाँ पे है प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये पहली है प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो ये इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन को हमने ग्राफ पे प्लाट किया, तो ये ए बी एक कर्व आई है जिसको हमने कहा कि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन की कर्व है या आइसोथर्म है, ठीक है, ये कर्व है। ये क्लियर है? उसके बाद देखें, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद आता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या? कि नो हीट इंटर, नो हीट लीव्स द सिस्टम। तो अब ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी यहाँ से ऊपर। अब ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हमने उठा के या इसको नीचे से ये जो बेस, पहले हमने यहाँ पे कंडक्टिंग बेस रखी हुई थी क्योंकि हीट इंटर हो सके। अब हमने इस बेस को किसी ऐसी जगह पे प्लेस कर देना है जहाँ से हीट ना इंटर हो सके। तो डेफिनेटली हीट ना इंटर हो सकेगी और ना लीव हो सकेगी फिर यहाँ से। तो फिर हमने इस बेस को नॉन कंडक्टिंग बना देना है, यानी समझ लें कि हीट को नीचे से रिमूव कर देना है। तो जब ये बेस नॉन कंडक्टिंग हो जाएगी तो फिर इस गैस को कोई हीट नहीं मिलेगी, ठीक है, एक्सटर्नली कोई हीट नहीं मिलेगी और ना ये हीट इस सिस्टम से बाहर निकल सकती है। तो फिर ये गैस खुद ब खुद क्या होगी? एक्सपेंड होगी। तो जब गैस खुद ब खुद एक्सपेंड होगी तो ये गैस एक्सपेंड होगी तो यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी गैस का एक्सपेंड हो जाना। तो गैस अब क्या हो जाएगी? एडियाबैटिकली एक्सपेंड होगी। एडियाबैटिक मींस नो हीट इंटरनली, खुद बहुत गैस क्या होगी? एक्सपेंड होगी। तो जब गैस एक्सपेंड होगी तो अगेन क्या होगा? एक्सपेंशन से प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम क्या होगा? कि इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम देख रहे हैं आप, इंक्रीज हो रहा है। तो फिर इस कर्व को अगर हम यहाँ पे ड्रा करें तो आपने पढ़ा था कि एरिया बैट की जो कर्व होती है वो थोड़ी स्टीपर होती है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये देखें आइसोथर्मल प्रोसेस और एरिया बैटिक जो कर्व है वो थोड़ी स्टीपर है। तो बी टू सी एडियाबैटिक कर्व हमने ड्रा की जिसमें आपको ये लग भी रहा है कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम स्टिल क्या हो रहा है? इधर से इधर जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये कर्व इधर ही जा रही है। तो ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ओके। उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है इस इंजन में जो होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या होता है? अब इस गैस को हम कंप्रेस करते हैं। जब हम इस गैस को कंप्रेस करेंगे आइसोथर्मली, आइसोथर्म मीन कंप्रेस करेंगे
फिर भी क्या होगा कि आइसोथर्म हीट इसकी क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर इसका सेम रहना चाहिए। हम इसको कंप्रेस तो ज़रूर करेंगे लेकिन गैस का टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। टेम्परेचर जब सेम रहेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो ज़ीरो रहेगी। तो हमने इस गैस को अब आइसोथर्मली क्या करना है, कंप्रेस करना है। जब हम गैस को इस तरह कंप्रेस करेंगे, जब गैस कंप्रेस होगी तो आपको ये नज़र आ रहा है जैसे ही गैस कंप्रेस होगी तो गैस यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। ये जो गैस है कंप्रेशन से गैस यहाँ से आउट होना शुरू हो जाएगी और ये आइसोथर्मल है कंप्रेशन। गैस को हम कंप्रेस करेंगे और गैस कंप्रेशन से नीचे से कंडक्टिंग बेस से गैस क्या होना शुरू हो जाएगी, निकलना शुरू हो जाएगी गैस, या हीट निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हीट वापस निकलना शुरू हो जाएगी या गैस निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्यू आउट, यानी जो हीट है वो निकलना शुरू हो जाएगी आइसोथर्मल कंप्रेशन से। तो कंप्रेस करेंगे तो आपको पता है वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। यही हो रहा है ना, क्योंकि गैस को कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है, वाली में गैस के मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ तेज़ी से टकराते हैं। तो कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा लेकिन प्रेशर इंक्रीज होगा। तो आइसोथर्मल है तो इसकी कर्व जो है थोड़ी सी कम स्टीपर होगी। तो इसको हम यहाँ पे प्लाट करें तो ये कर्व यहाँ से देख रहे हैं आप कि आप इधर आ रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और साथ में ये कर्व थोड़ी सी ऊपर भी जा रही है, इसका मतलब है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो इस कर्व को हमने सी डी कर्व प्लेस किया, इसको कहा आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर उसी तरह 4 नंबर पे आ जाएं, फिर ये यहाँ पे इसको छोड़ दें आके, तो फिर क्या होगा कि गैस, ये जो पिस्टन है ये खुद ब खुद एडियाबैटिकली अब कंप्रेस करेगा गैस को। अब जब ये पिस्टन इस गैस को कंप्रेस करेगा तो अब ना गैस, ना हीट इंटर होगी सिस्टम में, ना हीट लीव होगी। जब ना हीट इंटर होगी, जब ना हीट लीव होगी, तो ये एडियाबैटिकली इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो कम होगा ही होगा डेफिनेटली, लेकिन प्रेशर काफ़ी जल्दी इंक्रीज़ करेगा क्योंकि ना अब हीट इंटर हो रही है ना अब हीट लीव कर रही है। तो आप इस कर्व को देख सकते हैं कि फ़ौरन से प्रेशर अब्रप्टली क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है अगेन, और वॉल्यूम जो है वो अगेन डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये है, आप देख रहे हैं कि इन 4 प्रोसेसेस में हमने पढ़ा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गैस एक्सपेंड हुई और ए से बी करवाई, एक्सपेंड हुई तो प्रेशर डिक्रीज़ हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आपने देखा कि खुद ब खुद क्या हुई कि गैस एडियाबैटिकली एक्सपेंड हुई, मींस ना हीट इंटर हो रही है सिस्टम में ना लीव हो रही है, तो गैस एक्सपेंड हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। फिर अगेन यहाँ से अब कंप्रेशन है तो कंप्रेशन में आपको पता है प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। फिर अगेन कंप्रेशन है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कंप्लीट साइकिल बन रहा है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो कार्नेट इंजन असल में ये कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर ही काम करता है, जिसे रिवर्सेबल साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, जिससे इस तरह का प्रोसेस होता है, सिस्टम जहाँ से शुरू होता है वहीं पे आके ख़त्म होता है, इसे रिवर्सेबल साइकिल कहते हैं। तो ये कार्नेट इंजन इसी के ऊपर काम करता है और ये 100% एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड करता है। चूँकि मैंने पहले कहा कि ये थेरेटिकल इंजन है जिसमें हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को, फ्रिक्शनल लॉसेस को, एनर्जी के डिसिपेशन को हम क्या करते हैं कि इग्नोर करते हैं, इसलिए ये कंप्लीट एक साइकिल से हमें क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से इंजन वर्क करता है और फिर हीट वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है। जब ये हीट यहाँ से बाहर आती है, इस सारे ड्यूरेशन में, ये जो सारा ड्यूरेशन चलता है, इस सारे ड्यूरेशन में हम मैकेनिकल वर्क लेते हैं, ये जो हीट बाहर आती है और फिर हमारी गाड़ियाँ आगे मूव करती हैं। तो ये है कार्नेट इंजन या कार्नेट साइकिल। ठीक है, तो इसको मज़ीद आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि स्टेप 1 में आइसोथर्मल होता है, जिसमें क्या होता है कि हॉट रिजर्वायर से हीट इंटर होती है किसी रिजर्वायर में और पिस्टन ऊपर मूव करता है। फिर स्टेप 2 एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसमें आप देख रहे हैं कि अब हीट हमने हटा दिया, खुद ब खुद ही पिस्टन ऊपर जा रहा है। फिर तीसरे में देख रहे हैं कि कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन में हीट हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में मूव कर रही है। ठीक है, और वो कंप्रेशन से मूव कर रही है, फिर खुद ब खुद ये हीट क्या हो रही है, फिर वापस एडियाबैटिकली कंप्रेस हो रही है। तो आप इसको इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं।
पहले हीट प्रोवाइड की, फिर हीट क्या हुई, फिर हीट अगेन जब हीट उसमें गई तो फिर यहाँ से वापस एक्सट्रैक्ट कर ली हीट हमने। इस सारे ड्यूरेशन में हम क्या कर लेते हैं कि इंजन से जो हीट वापस एक्सट्रैक्ट करते हैं इस ड्यूरेशन में, वो हम मैकेनिकली वर्क के तौर पे इस हीट को यूटिलाइज कर लेते हैं। ओके, तो अब ये है हमारे पास टोटल कार्नेट इंजन या कार्नेट साइकिल, और ये चारों आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ए बी आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, और डेल यू इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है। इंटरनल एनर्जीज ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, जैसे मैंने आपको कहा था लॉस्ट टॉपिक में। तो इनिशियल स्टेज यहाँ पे है और फाइनल भी यहीं पे है, यहीं से घूम के कंप्लीट साइकिल हो रहा है, तो इट मीन्स डेल यू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये है कार्नेट इंजन। अब हमने क्या करना है, इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो इसकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी चूँकि इंजन की है तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। यही एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी का यही फार्मूला है, और इसको ग्रीक लेटर ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा इक्वल्स टू आउटपुट और इनपुट इक्वल्स टू, आउटपुट में हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, गाड़ी से आउटपुट में हमारे पास वर्क आता है, तो हम लिखेंगे आउटपुट में वर्क। और इनपुट में क्या है, इनपुट में आप देख रहे थे कि इनपुट में हम उसे हीट प्रोवाइड कर रहे थे, तो फिर वो क्या हो रही थी, गैस एक्सपेंड हो रही थी। तो हॉट रिजर्वायर से, मीन नीचे से जो रिजर्वायर था हॉट, उससे हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्यू एच से। क्यू मीन हीट और एच मीन जो हॉट रिजर्वायर है उससे जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। तो आउटपुट ओवर इनपुट होता है, आउटपुट हमारे पास वर्क होता है, इनपुट हमारे पास जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो वर्क जैसे मैंने लास्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में एक्सप्लेन किया कि वर्क हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कि हॉट रिजर्वायर से जितनी हीट आ रही है माइनस कोल्ड रिजर्वायर से जितनी हीट निकली है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जितनी हीट यूटिलाइज होगी वो वर्क में होगी। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस तरह क्यू एच माइनस क्यू सी, हॉट रिजर्वायर माइनस कोल्ड रिजर्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे और जितनी हीट रिमेनिंग होगी वो हीट हमने किस में यूज़ की होगी, वर्क में यूज़ की होगी। तो वर्क किस तरह कैलकुलेट करते हैं, क्यू एच माइनस क्यू सी। क्यू एच रिप्रेजेंट हॉट रिजर्वायर एंड क्यू सी रिप्रेजेंट कोल्ड रिजर्वायर। तो यहाँ पे डब्ल्यू की जगह पुट करेंगे क्यू एच माइनस क्यू सी, फिर उसकी जगह यहाँ पे पुट किया क्यू एच माइनस क्यू सी डिवाइडेड बाई क्यू एच, तो नीचे ही है क्योंकि इन पुट जो है वो नीचे ही है, और मल्टीप्लाई बाई 100%। और 100 इसी तरह हम लिख लेंगे 100%, क्योंकि हमने परसेंटेज में एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है। अब इस क्यू एच के नीचे इस क्यू एच को अलग से डिवाइड कर दें, फिर इस क्यू सी के नीचे इस क्यू एच को अलग से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, क्यू एच ओवर क्यू एच माइनस क्यू सी ओवर क्यू एच। ये क्यू एच 1 हो जाएंगे, माइनस क्यू सी डिवाइडेड बाई क्यू एच मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट को इन टर्म ऑफ टेम्परेचर में, कि 1 माइनस टी सी, हीट इंटर हो रही है तो डेफिनेटली टेम्परेचर है, टेम्परेचर की टर्म में लिख सकते हैं टी सी डिवाइडेड बाई टी एच मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखें ये हमारे पास एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फाइनल फार्मूला, कि कैसे हम किसी इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों सोचें कि अगर हम किसी इंजन की 100% एफिशिएंसी चाहते हैं, तो यहाँ पे इस फार्मूले में 100% कैसे आ सकता है, थोड़ा सा गौर करें। 100% ऐसे ही आ सकता है कि अगर हम इस फैक्टर को किसी भी तरह ज़ीरो कर दें, तो फिर ये 1 जाके इस 100 के साथ मल्टी, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 1 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो फिर जाके हमारे पास 100% एफिशिएंसी आ जाएगी, ईटा इक्वल्स टू 100% आ जाएगा। लेकिन अब देख रहे हैं कि साथ में ये फैक्टर भी है। अब इस फैक्टर को कैसे ज़ीरो करें, अब इस फैक्टर को अगर एक ही तरह से ज़ीरो हो सकता है, अगर हम टी सी कोल्ड रिजर्वायर को ज़ीरो कर दें, तभी ज़ीरो अपॉन कुछ भी हो तो वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर ज़ीरो अपॉन इनफाइन 1 अपॉन समथिंग अपॉन ज़ीरो हो तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। सो इसलिए हमने इसको टी सी को ज़ीरो करना है। तो टी सी को कैसे ज़ीरो, यानी कोल्ड टेम्परेचर, जो कोल्ड रिजर्वायर है ना उसका टेम्परेचर, तो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर सारा आए,
जो हॉट रिजर्वायर से टेम्परेचर आ रहा है वो सारा टेम्परेचर, वो सारी हीट क्या हो, हम वर्क में यूज़ कर लें और कोल्ड रिजर्वायर में हीट क्या हो, ना जाए। तो ना जाए तो इसका मतलब है कि ये टी सी जो है टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वायर वो ज़ीरो होना चाहिए। ये फैक्टर ज़ीरो होगा तभी ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर का ज़ीरो केल्विन तो हम अटेन ही नहीं कर सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। विच इज़ नॉट पॉसिबल कि हम ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर अटेन कर लेंगे कोल्ड रिजर्वायर का। जैसे गाड़ी में भी आप देखते हैं कि पेट्रोल जलता है तो गाड़ी का इंजन गर्म हुआ होता है और हम पानी डालते हैं, तो जो कोल्ड रिजर्वायर होता है उसका टेम्परेचर हम ज़ीरो केल्विन लेके ही नहीं जा सकते। पानी का अपना टेम्परेचर ज़ीरो केल्विन नहीं होता, तो ज़ीरो केल्विन तक टेम्परेचर हम लेके नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम ज़ीरो केल्विन लेके नहीं जा सकते, तो इसका मतलब है कि ये 100% आ ही नहीं सकता। तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो इंजन है वो 100% एफिशिएंट कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर अटेन कर सकें। इसलिए 100% एफिशिएंट इंजन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 100% एफिशिएंट कब पॉसिबल होगा, जब ये कोल्ड रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है इसको हम ज़ीरो केल्विन कर दें। तो ज़ीरो केल्विन होता ही नहीं है। हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था कि हॉट रिजर्वायर से हीट कोल्ड रिजर्वायर में जाती है, तो उसमें से पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन हो तो 35% या 25% उस हीट को हम यूटिलाइज करके तो वर्क बनाते हैं। तो इतना तो तो बाकी जितनी भी हीट होती है वो कोल्ड रिजर्वायर में चली जाती है। सिर्फ उसका 25 to 40% तक हम यूज़ करते हैं वर्क में। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो टेम्परेचर हो कोल्ड रिजर्वायर का वो हम ज़ीरो केल्विन कर दें। जिसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टर ज़ीरो नहीं हो सकता। तो जो कोई भी फैक्टर होगा वो 1 से माइनस होगा, और वो 100% जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई 70, 40, 50 इस तरह की रेंज में कोई आंसर आएगा। इसका मतलब है कि जो इंजन जो होंगे जो 100% एफिशिएंट कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, इस फार्मूले से हम ये आंसर जो है वो सोच के हम ये निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन्स। ओके, तो ये है आपके पास के कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की कैलकुलेशन इस तरह करते हैं, और कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। फिर आते हैं कार्नेट थ्योरम के ऊपर। कार्नेट थ्योरम क्या कहता है, ये कार्नेट का इंजन है सी, जो टेम्परेचर T1 हाई टेम्परेचर 1000 पे वर्क कर रहा है और लो टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर 500 पे काम कर रहा है। इसी तरह एक रियल जो इंजन है वो 1000 टेम्परेचर हाई रिजर्वायर पे काम कर रहा है और लो टेम्परेचर 500 रिजर्वायर पे काम कर रहा है। तो ये कार्नेट जो इंजन है और ये रियल इंजन है, आप बताएं किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, रियल इंजन की या कार्नेट की? डेफिनेटली कार्नेट की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने पहले कहा कि कार्नेट इंजन को हम आइडियल इंजन कंसिडर करते हैं जिसमें आइडियल गैस यूज़ करते हैं, और हम ये कहते हैं कि इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं होती। जिसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल डेसिपेशन ऑफ एनर्जीज नहीं होंगी, तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। इसलिए हम एन सी इज़ ग्रेटर देन एन आर कहेंगे। ये है कार्नेट का थ्योरम। उसके बाद कार्नेट का थ्योरम एक और कुछ कहता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास तीन तरह के कार्नेट थ्योरम हों, कार्नेट इंजन्स हों सॉरी, तो ये तीनों तरह के कार्नेट इंजन हो, पहले का साइज़ कम हो, फिर इससे साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो, आपको नज़र भी आ रहा होगा मैंने साइज़ थोड़े से बड़े बनाए हुए हैं, और तीसरे का साइज़ भी थोड़ा सा और बड़ा हो, लेकिन तीनों का हायर टेम्परेचर 1000 हो, हायर रिजर्वायर का, और लोअर रिजर्वायर का टेम्परेचर 500 हो। तो फिर क्या होगा, क्या इनकी एफिशिएंसी वेरी करेगी? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं, इनकी एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं वेरी करेगी, क्योंकि जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर्स के ऊपर, हाई टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर के ऊपर। इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द साइज़। ये आप देख रहे हैं इस फार्मूले में, एफिशिएंसी इज ओनली डिपेंड अपॉन हाई टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन इट्स साइज़। तो इसका मतलब है कि सिर्फ टेम्परेचर हायर एंड लोअर के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर तीनों के इंजन्स के सेम होंगे तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो भी सेम होगी। तो NC1 इक्वल्स टू NC2 इक्वल्स टू NC3, हम कहेंगे कि इनकी एफिशिएंसी जो है तीनों की सेम है। तो बच्चों ये था आपके पास कार्नेट इंजन, कार्नेट साइकिल एंड कार्नेट थ्योरम। इस पूरे चीज़ को कहते हैं कार्नेट साइकिल। ओके, तो इस तरह से ये है आपके पास आज का लेक्चर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये इस
जो चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड के पेपर में आते रहते हैं। वो एक ये प्रूव है सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, और ये एक है कार्नेट इंजन या कार्नेट थ्योरम। ठीक है, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।